तो बेसिकली SAP B1 क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज में यूज़ हो रहा है इसलिए इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। इसी तरह इस स्क्रीन पे भी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ERP में क्या क्या इसके अंदर कैपेबिलिटीज और हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक डेमो कंपनी बनी आती है जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी नेम है OEC कंप्यूटर्स। मैं यहाँ पे अपना एक यूजर नेम डालता हूँ मैनेजर, तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डालूंगा मैनेजर। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो मेरे पास SAP का एक बेसिक इंटरफेस आ जाता है जिसे हम कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप देखें सबसे ऊपर हमारे पास मेन्यू बार आ रही है जैसे कि हमारे पास अक्सर सॉफ्टवेयर में शो हो रही होती है, और उसके नीचे हमारे पास एक टूल बार आ रही है। तो अगर आप देखो तो मेन्यू बार और टूल बार आपको हर फॉर्म के अंदर मिलेगी। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखो, ये मैं एक विंडो को मूव कर रहा हूँ जिसका नाम है मेन मेन्यू। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मेन मेन्यू आपको दिखा रहा है। अब जो मेन मेन्यू है इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी का नाम आपको शो हो रहा है OEC कंप्यूटर्स। ये डेटाबेस कंपनी, ये एक डेमो कंपनी है जो कि जब आप SAP B1 इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर बिल्ट इन मौजूद होती है। SAP या SAP, वी विल यूज दिस टर्म इंटरचेंजेबली, ठीक है। जब आप SAP को सीखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको SAP इंस्टॉल करना आना चाहिए। और हम PNY ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस बात को मेक श्योर करते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे पास आए उसको हम इंस्टॉलेशन करनी भी सिखाएं, उसके लैपटॉप में SAP B1 को इंस्टॉल करके दें ताकि वो इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी इसकी कर सकें। अच्छा, जब देखिए हमारे पास यहाँ पे ना 3 डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं मेन मेन्यू के अंदर। एक आ रहा है मॉड्यूल, दूसरा है ड्रैगन रिलेट और तीसरा आ रहा है माई मेन्यू। अगर मैं मॉड्यूल के अंदर आऊँ तो हमारे पास डिफरेंट, आप देखें तो डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिपार्टमेंट्स आप इन्हें कह सकते हैं हमारे पास शो हो रहे हैं। पहला हमारे पास आया एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, अभी तो हम बनी बनाई कंपनी पे काम कर रहे हैं। अब जो बनी बनाई कंपनी है इसमें हम ऑब्वियसली काम करेंगे, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, कुछ करेंसी की शॉर्टेजेस भी होंगी, कुछ बने बनाए हमारे पास कस्टमर्स होंगे, हमारे पास वेंडर्स होंगे। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर जाके हम अपनी मर्जी की कंपनी बना सकते हैं, उस कंपनी की तमाम कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, उसके अंदर उसके इनिशियलाइजेशन के सेटअप्स कर सकते हैं, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से, उसके यूजर्स को डाल सकते हैं, अप्रूवल हायरार्कीज क्रिएट कर सकते हैं। यानी हम एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन कि हमने SAP को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो पूरा प्रोजेक्ट हम इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंदर हम इसको करेंगे। इसकी डिटेल हमारे पास ये आ रही है। अगर मैं लेट्स से इनिशियलाइजेशन खोलता हूँ तो कंपनी की डिटेल आ जाएगी, उसकी सेटिंग्स क्या है, उसके पोस्टिंग पीरियड्स, ऑथराइजेशंस किसको देनी है। अगर मैं सेटअप्स में जाऊंगा तो मेरे पास सेटअप की डिटेल आ जाएगी कि जनरल सेटअप है, फाइनेंशियल सेटअप है, अपॉर्चुनिटीज है। तो ये मॉड्यूल बेसिकली हमारा डिस्कस होगा विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAP B1 इन अ पर्टिकुलर कंपनी। हम उसके बाद यूज करते हैं फाइनेंशियल्स के मॉड्यूल को। फाइनेंशियल में हमारे पास जो हमारे फाइनेंशियल्स की कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। Now what is chart of account? Chart of accounts is basically a unique key which is assigned to your chart of accounts like cash on hand. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कैश ऑन हैंड पे जाता हूँ तो कैश ऑन हैंड पे एक यूनिक मेरे पास न्यूमेरिक कोड असाइन किया गया हुआ है, इसको हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि जैसे अगर मेरा नाम जैनुल आबिदीन है और मैं PNY में एज अ ERP ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो दुनिया में बहुत सारे जैनुल आबिदीन होंगे, बट मुझे कोई कैसे पहचानेगा। उसके लिए कुछ यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं जिसकी मदद से वो मुझे पहचान सकते हैं, जैसे मेरा ID कार्ड नंबर, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा सिम नंबर, फोन नंबर। सो इसी तरह अगर आप देखो फाइनेंशियल में जाओ तो जितने आपके अकाउंट्स हैं उनके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया गया होगा विच इज नोन एज चार्ट ऑफ अकाउंट। यानी अगर आपके पास कैश एंड बैंक है और वो चेकिंग अकाउंट है तो उसका कोड है 112 पेंटा 001000101। तो ये किसी और को असाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं असाइन हो सकता? बिकॉज इट्स अ यूनिक कोड। कैश एंड बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे दुनिया में बहुत सारे जहन हो सकते हैं, तो नाम सेम हो सकते हैं, बस उसके जो यूनिक कोड्स हैं वो सेम नहीं होंगे। इसी तरह हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को बनाना सीखेंगे, उनकी सेटिंग करना, उनकी मैपिंग करना सीखेंगे। अगर हमें उसको एडिट करना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को एडिट करना सीखेंगे। SAP के अंदर जब हम काम करेंगे तो हमें 99% केसेस में मैनुअल जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं होती, और हमारे पास प्रोविजन है कि हम जर्नल एंट्री को
यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं और जनरल वाउचर भी डाल सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंट्री एंड जनरल वाउचर? जनरल एंट्री बेसिकली आपकी जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके लिए एक जनरल एंट्री होती है, ठीक है। तो जनरल वाउचर क्या है, हमें क्या जनरल वाउचर इज बेसिकली नोन एज जेवी, शॉर्ट टर्म में हम इसको जेवी कहते हैं। जो जनरल वाउचर है वो इसलिए यूज होगी कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं विच आर एडजस्टिंग नॉन एज एडजस्टिंग एंट्रीज, उनके लिए फॉर एग्जांपल आपके महीने के एंड पे बिल पेएबल है तो आप एक एडजस्टिंग एंट्री करते हो यूटिलिटी बिल टू यूटिलिटी बिल पेएबल, उसके लिए हम जनरल वाउचर्स यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसके अंदर फाइनेंस से रिलेटेड में काम करेंगे, हम इसके अंदर फिक्स एसेट को कंप्लीट देखेंगे, उसका कैपिटलाइजेशन कैसे होती है, रिटायरमेंट ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, फिजिकल ईयर कैसे होगा, ये सारा देखेंगे। रिकंसिलेशन देखेंगे, फाइनेंशियल रिकंसिलेशन हमने कैसे करनी है, बजट को देखेंगे, बजट सेटअप्स कैसे करने हैं, कॉस्टिंग को कैसे देखना है, कंट्रोलिंग अकाउंट को और उसकी रिपोर्ट्स देखेंगे। सो दीज टू आर वेरी क्रिटिकल मॉड्यूल्स जिनको हम देखेंगे। देन हम जाते हैं अपॉर्चुनिटीज की तरफ। इसमें एक कम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल है हमारे पास अपॉर्चुनिटी का कि हमने लीड को कैसे फाइंड आउट करना है। अब लीड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को SAP V1 के अंदर ट्रैक करना पड़ेगा। वो हम इस फॉर्म से करेंगे जिसमें हम अपना कंपेटिटिव एनालिसिस भी करेंगे, हम अपने पोटेंशियल्स को भी देखेंगे, कंपेटिटर्स को भी देखेंगे और हम अपनी जो भी पोस्टिंग होगी या जो भी हमारी प्रोग्रेस होगी हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे, ठीक है। मीनवाइल साथ साथ उसकी रिपोर्टिंग भी हमारे पास होती है कि हम उसकी रिपोर्ट्स को भी देखते जाएंगे। देन हमारे पास आ जाता है सेल्स का मॉड्यूल। अब इसके अंदर हम कम्प्रिहेंसिव अकाउंट रिसीवेबल के मॉड्यूल को देखेंगे जिसमें हम ऑर्डर टू कैश प्रोसेस को कंप्लीट देखेंगे। नाउ मैं आपको एक चीज के जरिए बताता हूँ कि ऑर्डर टू कैश प्रोसेस बेसिकली है क्या। अगर आप देखो ऑर्डर टू कैश प्रोसेस बेसिकली सेल ऑर्डर से लेके कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने तक को हम ऑर्डर टू कैश प्रोसेस कहते हैं। अब इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस में लिखे हैं कि सेल ऑर्डर जब जनरेट होगा हम उसकी डिलीवरी करेंगे। इन केस अगर हमारे पास कोई रिटर्न आता है तो हम उसको रिटर्न फाइल करेंगे। देन इनवॉइस बनेगी और उसके बाद उसकी पेमेंट होगी। अब देखें मैंने एक चीज बोली थी इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस? सपोज करें अगर आपको एक कोई प्रोडक्ट बेचनी है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे पास एक मोबाइल फोन है, हमने उसको बेचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी प्रोक्योरमेंट करेंगे। अब प्रोक्योरमेंट कौन करेगा? हमारा परचेज डिपार्टमेंट। मार्केट से कोटेशंस रहेगा, वेंडर फाइंड आउट करेगा बेस्ट रेट्स को लेके, तो एक वेंडर को फाइनलाइज किया जाएगा। जो वेंडर हमारा फाइनलाइज होगा उस वेंडर को हम एक ऑर्डर देंगे। अब देखें जब हम कोटेशन लेते हैं, जब हम कोटेशन लेंगे परचेज करने के लिए अपने वेंडर से, तो कोटेशन क्या बेसिकली एक ऑफर फ्रॉम अ सेलर टू द वेंडर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो दिस इज नोन एज कोटेशन। कोटेशन एक ऑफर होगी और वो ऑफर कौन देगा? एक सेलर अपने बायर को फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस कोटेशन की बेसिस पे हम अपने जो वेंडर है उसको एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब ऑर्डर क्या है? अब ऑर्डर एक कमिटमेंट है फ्रॉम अ सेलर टू द बायर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो ये जो दोनों प्रोसेस हैं हमारे, चाहे वो परचेज कोटेशन हो, चाहे वो सेल्स कोटेशन हो, चाहे वो परचेज ऑर्डर हो, चाहे वो सेल्स ऑर्डर हो, ये दोनों आपके कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं लेके आएंगे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आएगी कहाँ? जब आप गुड्स को रिसीव करोगे या आपका जो सेलर है वो गुड को डिलीवर करेगा, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आएगी। अब जब फाइनेंशियल, अब देखें जब डिलीवरी होगी चीज की, तो डिलीवरी के वक्त जो एंट्री पास करेगा सेलर अपने पास, वो क्या करेगा कि आपकी गुड्स क्रेडिट हो जाएंगी कॉस्ट अमाउंट से और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी डेबिट हो जाएगी। तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में एंट्री हो जाएगी। सबसे ज्यादा खूबसूरती SAP V1 की या SAP V1 की ये है कि हम सिर्फ डॉक्यूमेंट को पोस्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट जो उसकी एंट्री है वो ऑटोमेटिकली हमारी फाइनेंशियल्स में चली जाएगी। हमें कोई ना जनरल एंट्री करने की जरूरत है, ना लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत है, ना ट्रायल बैलेंस, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना ही बैलेंस शीट अकाउंट, ना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारे काम हमारे लिए SAP V1 ऑटोमेटिकली खुद करेगा। सो हम सारा ये ऑर्डर टू कैश का प्रोसेस और परचेज के लिए जो प्रोक्योर टू पे का प्रोसेस है वो सारा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमने बिजनेस पार्टनर्स कैसे बनाने हैं। बिजनेस पार्टनर में हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं। कस्टमर हमारे पास वो बंदा है जिसको हम चीजें बेचते हैं,
वेंडर वो बंदा है जिससे हम चीजें खरीदते हैं, और लीड हमारा पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल वेंडर होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमने सिस्टम के अंदर कस्टमर वेंडर या लीड को कैसे जनरेट करना है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, कैसे वो कॉन्फ़िगर होगी। ठीक हो गया। देन हम चलेंगे कि हमने पेमेंट्स लेनी कैसे है और पेमेंट्स देनी कैसे है, बैंक में कैसे डिपॉजिट करनी है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है। तो वो हम सारा कुछ बैंकिंग के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास कंप्रिहेंसिव इन्वेंट्री का मॉड्यूल आ जाता है, जिसके अंदर हम इन्वेंट्री का डाटा क्रिएट करेंगे, उसके बारकोड्स लगाएंगे, बिल लोकेशन को देखेंगे, आइटम मैनेजमेंट आ जाएगी हमारे पास के सीरियल नंबर मैनेजमेंट कैसे करनी है, बैच नंबर मैनेजमेंट कैसे करनी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल नंबर एंड बैच नंबर, अल्टरनेट आइटम्स को देखेंगे। इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शन में जाएंगे, हम देखेंगे कि हमने एडजस्टमेंट्स इन्वेंट्री की कैसे करनी है, अगर इन केस कोई फ्लड आ जाता है या इन केस कोई इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है तो उसे रिसीट और इशू कैसे करनी है, एक वे हाउस से इन्वेंट्री को दूसरे वे हाउस में ट्रांसफर कैसे करना है, हमने रिकरिंग ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, फिजिकल काउंट इन्वेंट्री का कैसे काउंट करना है, कैसे उसको पोस्ट करना है, और इन्वेंट्री के ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे हम करेंगे, और हम इन्वेंट्री की अगर वैल्यूज को कॉस्ट को चेंज करना तो रीवैल्यूएशन कैसे होगी। देन इन्वेंट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आएगी कि हमने प्राइसिंग को कैसे ऑटोमेट करना है। अपनी प्राइसिंग को तो हमारे पास डिफरेंट तरह की प्राइसिंग आ रही होगी, जिसमें एक हमारे पास प्राइस लिस्ट आएगी, एक हमारे पास आएगा टाइम बेस्ड डिस्काउंट जिसे हम पीरियड डिस्काउंट कहते हैं, और एक हमारे पास क्वांटिटेटिव डिस्काउंट आएगा जिसको हम वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट कहते हैं। फिर हमारे पास एक आ जाएगा स्पेशल ग्रुप्स आ जाएंगे, डिस्काउंट ग्रुप्स, और स्पेशल प्राइसेस फॉर बिजनेस पार्टनर्स आ जाएंगी। तो हम डिटेल में अपने कोर्स में देखेंगे कि हमने प्राइसेस को ऑटोमेट कैसे करना है। ठीक है। देन एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज पिक एंड पैक, कि जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हमने कस्टमर को पिक पैक कैसे करनी है, चीज़ों को कहाँ से चीज़ उठानी है, उसकी पैकिंग कैसे करनी है, कस्टमर को डिलीवर कैसे करनी है। देन तमाम मॉड्यूल्स की तरह इन्वेंट्री के मॉड्यूल में भी हमारे पास कंप्रिहेंसिव रिपोर्टिंग आएगी, जिसमें हम इसकी कंप्रिहेंसिव रिपोर्टिंग देख सकते हैं, ऑडिट ट्रेल्स देख सकते हैं, सारा काम हम इसके अंदर देखेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा, हम देखेंगे प्रोडक्शन को कि हमने प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करनी है। वी विल डिस्कस अबाउट बिल ऑफ मटेरियल के व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल विच इज कॉमनली नोन एज बॉम। बॉम बेसिकली क्या है, एक रेसिपी है, एक इंग्रेडिएंट है कि हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होगी। मैं दोबारा बताता हूँ, बिल ऑफ मटेरियल व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल इज कि हमारी एक जो हमने आइटम प्रोड्यूस की है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसकी कॉस्ट क्या होगी। अब उसकी कॉस्ट को हम कैसे मेजर करेंगे, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने घर में बिरयानी बनानी है, तो अगर मैंने 1 किलो बिरयानी बनानी है तो मुझे उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा, उसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। 1 किलो में कितना गोश्त पड़ेगा, कितने चावल पड़ेंगे, कितने मसाला जात पड़ेंगे, तो उससे हम देखेंगे कि 1 किलो बिरयानी बनाने के लिए हमें कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर हम 1 किलो की कॉस्टिंग निकालें तो बाकी जितने भी किलो होंगे हम उसको किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कॉस्ट के साथ। तो इस तरह से हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल में कॉस्टिंग निकल आती है आइटम की। प्रोडक्शन ऑर्डर कि हमें ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने कंफर्मेशन कैसे लेनी है, हमने प्रोडक्शन जब हो जाएगी तो इशू कैसे करनी है, और वेयर हाउस को रिसीट कैसे करवानी है, और एंड में हमने अपने प्रोडक्शन ऑर्डर को क्लोज कैसे करना है। तो ये हमारा एक प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा जिसमें हमारे साथ हम रिसोर्स को इंटीग्रेट करेंगे कि हमने लेबर रिसोर्स को लेना है या मशीनरी। अगर तो आप मैनुअल काम कर रहे होंगे तो आपका रिसोर्स लेबर होगा, अगर आप मशीनरी के थ्रू करेंगे, ऑटोमेट काम करेंगे, तो आपका रिसोर्स मशीनरी होगा। वो सारा हम इसके साथ इंकॉर्पोरेट करेंगे।